हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट परचम क्लासेस। देखिए, आज के सेशन में हम एमसीक्यू को डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारी 8वीं क्लास होगी एमसीक्यू की। पहले 7 क्लासेस हम लोग कर चुके हैं, यानी लगभग 220-210 क्वेश्चन हम लोग कवर कर चुके हैं। अब लगभग मेरा टारगेट जो है 500 क्वेश्चंस कंप्लीट करवाने का आप लोगों को, जो भी अलग अलग एग्जाम में पहले इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज की क्लास में हम लोग क्लास 8 कर रहे हैं एमसीक्यू की, जिसके अंदर मैंने एसएससी सीजीएल में आए हुए 2010 से लेके 2012 तक के क्वेश्चन करवाए हैं आप लोगों को, कि किस तरीके के क्वेश्चन पहले पूछे जाते थे और फिर अब किस तरीके से रिपीटिशन जो है वो चल रही है, किस तरीके से उन्हीं क्वेश्चंस के कंसेप्ट अब भविष्य में भी पूछे जा रहे हैं, वर्तमान में भी पूछे जा रहे हैं। इन चीजों को हम देखेंगे। ठीक है, तो एक एक करके सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करें। उससे पहले आप लोगों के लिए जानकारी, जो हमारी ये ईयर बुक है करंट अफेयर की, जिसके अंदर 2022 जनवरी से दिसंबर 2022 तक की सभी न्यूज कवर की जा रही है। ये बुक ई कॉपी ले लीजिए, यानी इसकी सॉफ्ट कॉपी भी ले सकते हो, इसकी हार्ड कॉपी भी ले सकते हो। सॉफ्ट कॉपी के लिए आपको ऑर्डर जो है वो करना है parchamclasses.in पे, और हार्ड कॉपी के लिए आपको जो ऑर्डर करना है parchamstore.in पे। तो बुक आपके घर तक पहुंच जाएगी। बहुत ही फैंटास्टिक बुक है, बहुत ही अमेजिंग बुक है। एक बार जरूर अपने रिव्यूज देना वो स्टूडेंट्स जिन्होंने इस बुक को पढ़ा है, जिन्होंने इस बुक को आजमाया है। ठीक है, कुछ भी इसके अंदर छोड़ा नहीं हुआ है। ऑलमोस्ट 100% कवरेज करने की कोशिश की गई है। बहुत अच्छे फोंट साइज के साथ, बहुत अच्छे पिक्टोरियल यानी पिक्टोग्राफी करके, पिक्चर्स वगैरह देके आप लोगों के लिए ये बुक और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाई गई है। ठीक है, तो आप लोगों के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो भी शेयर करना कमेंट बॉक्स में कि आपको ये बुक कैसी लग रही है। कुछ कोर्सेज, एक एसएससी जनरल अवेयरनेस का कोर्स चल रहा है और एक चल रहा है इकोनॉमिक्स का कोर्स। तो आप दोनों ही कोर्सेज का फायदा उठा सकते हैं और 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल सकता है। यूज कोड पायल10 टू गेट 10% एक्स्ट्रा ऑफ। ठीक है, यहाँ देखोगे जीए कोर्स के अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब कुछ कंप्लीट मिलेगा। रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगी आपको। डे 1 पे सारा सिलेबस आपके हाथ में होगा। और यहाँ पे आप देखोगे कि ये इकोनॉमिक्स का कोर्स है, जिसके अंदर 0 से हाई लेवल की इकोनॉमिक्स मैं कवर करवा रही हूँ। अब जल्दी से बिना किसी देरी के हम अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द कंसेप्ट ऑफ वीकर सेक्शंस अंडर PSL यानी प्रायोरिटी सेक्टर वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी। ये क्या कह रहा है? कह रहा है किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे, किस कमेटी के कहने पे जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का कंसेप्ट है बैंक्स के अंदर, वो स्टार्ट हुआ था। तो मैंने आपको बताया था प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या होता है, क्यों इसको लेके आए थे। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि देखिए, अगर कोई किसान लोन लेने जा रहा है, कोई फार्मर अगर लोन लेने जा रहा है, उसको लोन लेने में दिक्कत होती थी। और कोई बड़ा कॉरपोरेट जो है वो लोन लेने जा रहा है, उसको लोन आसानी से मिल जाता था। जबकि नीड ज्यादा फार्मर को होती है, क्योंकि इसकी तो आजीविका रुकी हुई है, इसकी तो जिंदगी निर्भर है उस लोन पे। तो क्या किया भारत सरकार ने और आरबीआई ने मिलके एक कृष्ण स्वामी कमेटी बिठाई। कौन बैठाई? कृष्ण स्वामी कमेटी। कृष्ण स्वामी कमेटी कृष्ण स्वामी कमेटी 1972 में अपनी रिपोर्ट तैयार करती है और कहते हैं कि एक ऐसी कैटेगरी बना दो जिसके अंदर प्रत्येक बैंक को ऐसा कह दो कि मैंडेटरी है, जब भी आप लोन दोगे तो उसका 33.33% जो है आप कुछ स्पेशल कैटेगरीज को दोगे, मतलब प्रेफरेंस दोगे, प्रायोरिटी दोगे कुछ लोगों को, जिसके अंदर फार्मर थे, स्टूडेंट थे, ठीक है, छोटे छोटे उद्योगपति, छोटे छोटे उद्योग वाले, मतलब कि माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस थे, वीकर सेक्शन वाले लोग थे। तो इस तरीके से कुछ अलग से कैटेगरी बना दी कि जब भी लोन बांटोगे, हर बैंक को कह दिया कि 33.33% लोन आपको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में देना पड़ेगा। लेकिन बाद में इसको बढ़ा के 40% कर दिया। आज के दिन प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग की रेंज कितनी है? 40%। कि टोटल लोन का 40% पहले प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में जाएगा और फिर बचा हुआ पैसा आप बाकी लोगों को दे सकते हो। जो अपने टारगेट पूरे नहीं करेगा उसको अलग अलग तरीके से पीनलाइज भी किया जाता है। ठीक है, उसके तरीके अलग है, वो हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे। जिसको नहीं पता प्लीज एक बार जाके देखेंगे उस वाली वीडियो में, उस वाली प्लेलिस्ट में जो मैंने इकोनॉमिक्स की बेसिक प्लेलिस्ट बनाई है, जिसमें 34 वीडियो है। वहां आपको बैंकिंग सेक्टर के अंदर या क्वांटिटेटिव टूल्स के अंदर या क्वालिटेटिव, इस तरीके से जो मैंने अलग अलग टूल्स किए हैं, उन वाली वीडियोस में आपको ये प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का कंसेप्ट डिटेल में मिल जाएगा। तो कृष्ण स्वामी कमेटी बैठी थी जिसने सबसे पहले प्रायोरिटी सेक्टर शब्द का यूज किया था 1972 में। स्टार्टिंग में उन्होंने 33% कैटेगरी बनाई थी,
अब बढ़ा के बाद में 40% कर दिया था प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग का टारगेट। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट कृष्ण स्वामी कमेटी 1972। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज अ करेक्ट इंपैक्ट ऑफ डियर मनी। डियर मनी का करेक्ट प्रभाव, सीधा प्रभाव या करेक्ट इंपैक्ट क्या होगा? अब मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया है कि डियर शब्द का मतलब क्या होता है। डियर का मतलब होता है प्यारा। प्यारी कोई भी वो चीज लगेगी जो थोड़ी होगी, जो कम होगी। डियर यानी कि प्यारा यानी प्रिय, कोई भी वो चीज जो कम होगी उसको हम डियर कहते हैं, उसको हम प्यारा कहते हैं। और कोई चीज कम कब होगी? जब आपको वो मिलने में दिक्कत हो रही है, वो मार्केट में आसानी से मिल नहीं रहा। कोई भी चीज मार्केट में आसानी से नहीं मिल रही, इसका मतलब वो महंगी हो रही है। ठीक है, उसकी सप्लाई कम कर दी है, वो महंगी हो रही है। इसी तरीके से यहां बात हो रही है डियर मनी की, यानी कि हम क्या कर रहे हैं? हम मनी को प्यारा बना रहे हैं, हम मनी को थोड़ा बना रहे हैं, मनी को कम बना रहे हैं। मनी को कम बना रहे हैं यानी मनी की सप्लाई को कम कर रहे हैं, मनी की सप्लाई को रिड्यूस कर रहे हैं। और मनी की सप्लाई रिड्यूस कब होगी? जब आपको लोन मिलने में दिक्कत होगी, यानी लोन जो है वो कॉस्टली हो जाएंगे, जो बोरोइंग है वो महंगी हो जाएगी, बोरोइंग एक्सपेंसिव हो जाएगी। पहले 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन मिल जाता था, अब 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिलना शुरू हो गया। आप कहोगे जी बोरोइंग एक्सपेंसिव हो गई और पैसा मिलना मुश्किल हो गया, इसी को ही डियर मनी कहते हैं। तो बोरोइंग बिकम एक्सपेंसिव। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा? बी, बोरोइंग्स बिकम एक्सपेंसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट और आरबीआई। इनमें से कौन सा एक ऐसा तरीका नहीं है जिसको आरबीआई या भारत सरकार अडॉप्ट करती है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए? मॉनेटरी पॉलिसी, आपको पता है मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई डील करता है, इससे आरबीआई हैंडल करता है। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैंडल करता है। ठीक है, और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। प्राइस कंट्रोल तो होता ही है, सीधा सीधा प्राइस को कंट्रोल कर रहे हो यानी इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर रहे हो। अब बचा क्या? फाइनेंशियल इंक्लूजन, यही आपका आंसर हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा? फाइनेंशियल इंक्लूजन यानी वित्तीय समावेशन। फाइनेंशियल इंक्लूजन एक ऐसा तरीका है जिससे आप इन्फ्लेशन का कोई लेना देना नहीं है। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है? आप लोगों को फाइनेंस की अवेयरनेस देना, हर 5 किलोमीटर के बाद एक बैंक की उपलब्धता देना, एक बैंक की अवेलेबिलिटी देना, आप लोगों के अंदर हैबिट्स डालना कि आप लोग अपने अकाउंट्स ओपन करवाएं, सेविंग हैबिट्स डालना, आपको फाइनेंशियल लिटरेसी देना, ये सब चीजें फाइनेंशियल इंक्लूजन में आती है। और इससे कहीं पे भी इन्फ्लेशन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो आंसर क्या आ जाएगा? फाइनेंशियल इंक्लूजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वो क्या कह रहा है? व्हाई द इनडायरेक्ट टैक्सेस आर टर्म्ड रिग्रेसिव टैक्सिंग मैकेनिज्म। देखो, दो तरीके का टैक्सिंग मैकेनिज्म मैंने आपको बताया था। एक होता है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन मैकेनिज्म, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन मैकेनिज्म, और एक होता है रिग्रेसिव टैक्सेशन मैकेनिज्म। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के अंदर स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो रिच लोग हैं, जो वेल्दी लोग हैं, उनको ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है टैक्स का, उनको इंपैक्ट ज्यादा पड़ रहा है टैक्स का, इंपैक्ट मोर। ठीक है, और जो वेल्दी नहीं है, मतलब कि जो पुअर लोग हैं, उन पे इंपैक्ट नहीं पड़ रहा, नो इंपैक्ट। ठीक है, यानी प्रोग्रेसिव है। अमीर व्यक्ति को परेशान किया जा रहा है, गरीब को परेशान नहीं किया जा रहा, यानी प्रोग्रेसिव है। लेकिन रिग्रेसिव में क्या होता है? जो गरीब आदमी है उस पे प्रभाव ज्यादा पड़ रहा है, पुअर पे इंपैक्ट ज्यादा पड़ रहा है, या मैं कहूं सभी पे बराबर इंपैक्ट पड़ रहा है, पुअर पे भी और वेल्दी इंसान पे भी, रिच इंसान पे भी इंपैक्ट पड़ रहा है। अब वेल्दी तो उस इंपैक्ट को झेल जाएगा, टैक्स के इंपैक्ट को, पुअर को दिक्कत हो जाएगी, पुअर उस इंपैक्ट को झेल नहीं पाएगा। इसलिए क्या कहते हैं कि गरीब आदमी ज्यादा परेशान हो जाता है जीएसटी टाइप के टैक्सेस से, जीएसटी टाइप के इनडायरेक्ट टैक्सेस से गरीब आदमी ज्यादा परेशान हो जाता है, इसीलिए इसको रिग्रेसिव टैक्स कहते हैं। रिग्रेसिव का मतलब क्या होता है? जहां पे सब पे बराबर इंपैक्ट पड़ रहा है, पर उस इंपैक्ट का प्रभाव यानी उस इंपैक्ट का असर, उसकी फीलिंग गरीब को ज्यादा प्रताड़ना दे जाती है, गरीब को ज्यादा परेशान कर जाती है, इसलिए हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिग्रेसिव कहते हैं। तो देख लेते हैं एक बार आंसर क्या है। दे आर चार्ज एट हायर रेट्स दैन डायरेक्ट टैक्सेस। क्या वो डायरेक्ट टैक्सेस से ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट के? ऐसा तो नहीं है। डायरेक्ट टैक्स तो, इनकम टैक्स तो पता नहीं आपको कितना 30-30% भी देना पड़ सकता है, बट जीएसटी तो 2.5% पे भी, 5% पे भी बहुत सारी चीजें आपको मिल रही है, ऐसा तो नहीं है। दे आर चार्ज द सेम फॉर ऑल इनकम ग्रुप, ये है आंसर। सभी तरीके के इनकम ग्रुप से सेम टैक्स लिया जा रहा है। अब गरीब आदमी उससे परेशान हो गया और अमीर पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? बी आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर क्या आ गया? बी
बी फॉर बॉय कि सभी इनकम ग्रुप से सेम लिया जा रहा है तो इम्पैक्ट गरीब पे ज्यादा पड़ रहा है, जिसकी वजह से इसको हम रिग्रेसिव कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के बारे में कह रहा है, QIBs के बारे में कह रहा है। देखो, जब शेयर खरीदा जाता है तो अलग अलग कैटेगरीज बनी होती है, ठीक है, अलग अलग कैटेगरीज कि ये है रिटेल इन्वेस्टर, ये है QIB इन्वेस्टर, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। यानी कि क्वालिफाइड का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? इंस्टीट्यूशनल का मतलब तो ये हुआ कि ओनली इंस्टीट्यूट्स ही इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब कोई इंडिविजुअल अगर चाहे कि हम QIB बन जाए तो वो पॉसिबल नहीं है, इंडिविजुअल पॉसिबल नहीं है। कोई इन्वेस्टर या कोई इंस्टीट्यूट जो है, इंस्टीट्यूशन ही जो है QIB की कैटेगरी में आ सकता है। ये कौन लोग होते हैं? जिनके अंदर अच्छी फाइनेंशियल मसल होती है, जिनके पास बहुत अच्छा पैसा और बहुत अच्छी नॉलेज होती है, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं? प्राइमरी मार्केट में जाते हैं, ठीक है, सीधा डायरेक्ट प्राइमरी मार्केट में जाते हैं और वहीं से ही बहुत सारे शेयर परचेज कर लेते हैं, ह्यूज अमाउंट शेयर्स की परचेज कर लेते हैं। अब क्या होगा? बाकी लोगों को भी ये हो जाएगा, अच्छा फलां कंपनी भी इसके अंदर इन्वेस्टर है, इसका मतलब तो ये बहुत अच्छे शेयर है, अच्छा ऑलरेडी इसके इतने शेयर बिक चुके हैं, इसका मतलब तो ये शेयर बहुत अच्छे हैं। तो इस तरीके का एक पॉजिटिव इंपैक्ट मार्केट पे डालने के लिए क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स जो है वो मदद करते हैं शेयर मार्केट में। कोई इंडिविजुअल QIB नहीं बन सकता, इनको कोई सेबी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए मेरी कोई भी कंपनी है, XYZ इंस्टीट्यूट में चला रही हूं, मेरा कोई इंस्टीट्यूशन है XYZ नाम का, और मैं अपने इंस्टीट्यूशन के बहुत सारे पैसे जो है किसी एक शेयर में डायरेक्ट प्राइमरी मार्केट से जाके वो शेयर में खरीद लूं, तो मैं क्या हो जाऊंगी? मैं QIB की कैटेगरी में आ जाऊंगी, ठीक है। कोई सेबी से इनको अलग से रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती कि इनको सेबी से रजिस्ट्रेशन कराना पड़े, कोई अलग से रजिस्ट्रेशन की इनको नीड नहीं होती है, ठीक है, कोई भी अलग से नीड इनको नहीं होती है। तो अब देख लेते हैं हम लोग क्या कह रहा है ये। हमको ट्रू स्टेटमेंट देखनी है, हमको करेक्ट स्टेटमेंट देखनी है, ठीक है। कैन बी अ कंपनी, इंस्टीट्यूशन और एन इंडिविजुअल। QIB जो है कोई कंपनी हो सकती है, कोई इंस्टीट्यूशन या कोई इंडिविजुअल। मैंने अभी अभी बताया कोई भी इंडिविजुअल नहीं हो सकता QIB की कैटेगरी में, गलत। दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड विद सेबी, ठीक है, दे आर नॉट रिक्वायर्ड, यस इट इज करेक्ट। उनको सेबी से अलग से रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी उनकी कंपनी रजिस्टर्ड है, ऑलरेडी उनकी जो इंस्टीट्यूशन है वो रजिस्टर्ड है, अलग से सेबी से रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। तो ये बात बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्राइमरी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, बिल्कुल सही बात है, वो प्राइमरी मार्केट में ही इन्वेस्ट करते हैं ताकि आप लोगों को सेकेंडरी मार्केट के रिटेल इन्वेस्टर्स को इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि फला इंस्टीट्यूशन फला कंपनी भी यहाँ पे इन्वेस्टर है तो बढ़िया ही पाएंगे ये शेयर, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 और 3, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या कह रहा है वो? कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स अ लिक्विडिटी ट्रैप। एक लिक्विडिटी, एक तरलता जाल किसको कहते हैं? लिक्विडिटी ट्रैप किसको कहते हैं? देखो, लिक्विडिटी क्या होता है? लिक्विडिटी बढ़ाना यानी कि मार्केट में कैश बढ़ाना। लिक्विडिटी बढ़ाना यानी मार्केट में कैश बढ़ाना, ठीक है। अब ये लिक्विडिटी कैसे बढ़ेगी? जब आप लोन को चीप कर दोगे कि आओ और ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट में पैसा बढ़ जाएगा, ठीक है। आपने बहुत सारी पैसे, बहुत सारे सब्सिडीज जो हैं लोगों को दे दिए हैं, ठीक है, बहुत सारी सब्सिडीज लोगों को दे दी है, बहुत सारे लोन जो है वो सस्ते सस्ते कर दिए हैं, बहुत सारी टैक्स में कंसेशन दे दिया है, टैक्स में रिबेट दे दिया है। मतलब आप क्या कर रहे हो? आप लोगों के हाथ में पैसा दे रहे हो कि लो तुम ले लो पैसा, कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट में कैश बहुत सारा कर दिया। लेकिन इतना सारा पैसा होने के बाद भी अगर डिमांड ना बढ़े तो अब तुम क्या करो? डिमांड बढ़ ही नहीं रही है, अब तुमको एक जाल जैसा महसूस होगा, एक ट्रैप जैसा महसूस होगा कि भैया अब और क्या करें, हम जो कर सकते थे हमने किया, हम लोन सस्ते कर सकते थे हमने कर दिए, हम टैक्स में छूट दे सकते थे हमने दे दी, ठीक है, हम लोग सब्सिडीज दे सकते थे हमने दे दी, अब और क्या करें? हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, फिर भी डिमांड नहीं बढ़ रही है, फिर भी बूम नहीं आ रहा है। इसको कहते हैं आप लिक्विडिटी ट्रैप में फंस चुके हो। ऑलरेडी आपने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत चीप कर दिए हैं, बहुत लो कर दिए हैं लोन के, लेकिन उसके बाद भी परेशान में हो, तो यानी आप लिक्विडिटी ट्रैप में हो। देख लेते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी डज नॉट एनकरेज इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब आपने ऑलरेडी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को अपना लिया है। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है? आपने मॉनेटरी पॉलिसी को एक्सपैंड कर दिया, खोल दिया कि बहुत सारा पैसा मार्केट में उतार दो,
ठीक है, आप ऑलरेडी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अपना रहे हो, लेकिन फिर भी उससे इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही। पहला ऑप्शन ये कह रहा है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है ओपन मार्केट ऑपरेशन से इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं, कुछ ऐसा है क्या, लिक्विडिटी ट्रैप। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है गवर्नमेंट प्रेफर्स फिस्कल पॉलिसी ओवर मॉनेटरी पॉलिसी, गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी को आरबीआई की पॉलिसी से ऊपर रखता है, इसको लिक्विडिटी ट्रैप कहते हैं क्या। गवर्नमेंट अंडरगोज लिक्विडेशन ऑफ द गवर्नमेंट होल्डिंग्स अ लार्ज स्केल टू रिड्यूस फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट को रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट होल्डिंग्स को, जो भी आपने शेयर ले रखे थे उनको अब लिक्विडेट कर रहा है, यानी कि उनको बेच रहा है, इसको लिक्विडिटी ट्रैप कहते हैं क्या। ये चार ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। मैंने अभी अभी आपको बताया लिक्विडिटी ट्रैप में क्या होगा। आप ऑलरेडी लोन्स बहुत महंगे थे, बहुत सस्ते कर चुके हो, ऑलरेडी आप एक्सपैंड कर रहे हो मार्केट को, ऑलरेडी आप पैसा दे चुके हो मार्केट के अंदर अलग अलग तरीके से, लेकिन फिर भी इकोनॉमिक ग्रोथ, फिर भी डिमांड नहीं हो रही, उसको हम लिक्विडिटी ट्रैप कहेंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा इसके अंदर, ए स्टेटमेंट जो है वो इसका आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, विच ऑफ द अबव आर इंक्लूडेड अंडर नैरो मनी। नैरो मनी, मैंने आपको नैरो मनी और ब्रॉड मनी का कंसेप्ट लास्ट सेशन में भी बताया था। नैरो मनी क्या होता है, ऐसा पैसा जो जल्दी से आपको मिल जाए, यानी कि जो भी आपकी जेब में पैसा है, करेंसी विद पब्लिक, करेंसी विद पब्लिक, पब्लिक के पास जो पैसा है एक तो वो हो जाएगा, फिर आप बैंक में जो करंट अकाउंट करवा के आए हो, फिर आप बैंक में जो सेविंग अकाउंट करवा के आए हो, यानी कि जो डिमांड डिपॉजिट करवा के आए हो। मैंने आप लोगों को बताया है डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, ठीक है, जो डिमांड डिपॉजिट आप बैंक में करवा के आए हो वो सब चीजें नैरो मनी में आ जाएगी। तो अब देख लेते हैं नैरो मनी में क्या आएगा। टाइम डिपॉजिट विद बैंक, नो। एफडी इसका एग्जांपल है, फिक्स डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट है, नाम से ही पता लग रहा है टाइम लगेगा पैसा मिलने में। एफडी ऐसा नहीं है तुम गए और पैसा मिल गया, 5 साल की 7 साल की आपको एफडी करवानी होती है, और जब भी पैसा मांगोगे तो भी आपको थोड़ा 1-2 दिन का वक्त लग जाएगा एफडी को मिलने में। ठीक है, तो ये टाइम डिपॉजिट जो है नैरो मनी का हिस्सा नहीं है, जहां एक दिख रहा है उसको कट कर दो, कट कर दिया। उसके बाद डिमांड डिपॉजिट विद बैंक, बिल्कुल सही, डिमांड डिपॉजिट विद बैंक। मनी विद पब्लिक इन द फॉर्म ऑफ कैश, बिल्कुल सही, मनी विद द पब्लिक इन द, 2 और 3 जहां पे दिख रहे हैं वो रहेगा, बिल्कुल रहेगा। पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस का जो डिपॉजिट है वो भी आपके नैरो मनी का हिस्सा नहीं हो सकता, बिकॉज पोस्ट ऑफिस से एकदम से पैसा निकालना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 and 3, आंसर विल बी 2 and 3। ठीक है, क्लियर हो गई बात। नैरो मनी मतलब जो पैसा आपको जल्दी से मिल जाए। ये टाइप्स ऑफ मनी मैं आपको करवा भी दूंगी, यूट्यूब पे नहीं कराया, कोर्स में तो डिटेल में करवा रखा है। हु रोट हिंदुत्व एंड नेशनल रिनेसा बुक, किसने ये बुक लिखी है। ये एक फैक्चुअल सा क्वेश्चन है, ये बुक सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखी है, जो एक पॉलिटिक्स के अंदर भी रहते हैं, पॉलिटिशियंस के साथ भी रहते हैं, और जो एक इकोनॉमिस्ट भी है, जो एक इकोनॉमिस्ट भी है और पॉलिटिशियन भी हम कह सकते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने ये बुक लिखी है, हिंदुत्व एंड नेशनल रिनेसा। ठीक, इसके बाद व्हाट इज द एफडीआई अलाउड अंडर डायरेक्ट रूट फॉर फूड प्रोडक्ट ई कॉमर्स। फूड प्रोडक्ट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता है, जो आइटम्स आप स्विगी जोमेटो इनसे मंगवाते हो, इसमें कितना एफडीआई परमिटेड है। एफडीआई बोले तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो विदेशी निवेशक हैं वो कितना अमाउंट भारत के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, एफडीआई इसको कहते हैं। 100% छूट दे रखी है कि तुम कितना भी पैसा भारत में इन्वेस्ट कर सकते हो, एफडीआई 100% इसके अंदर अलाउड है। तो आंसर क्या आएगा, 100%। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी बनी हुई है हर चीज के लिए, तो फूड के लिए, ई कॉमर्स फूड के लिए 100% छूट विदेशियों को मिली हुई है। विच इज द लार्जेस्ट मिलेट प्रोड्यूसिंग नेशन इन द वर्ल्ड, विश्व के अंदर लार्जेस्ट मिलेट प्रोड्यूसिंग नेशन कौन है, ये इंडिया है, अपना देश है, हमारा प्यारा भारत है, यानी कि इंडिया आ जाएगा। इंडिया जो है सबसे ज्यादा मिलेट्स का प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये कह रहा है विच ऑर्गेनाइजेशन इंप्लीमेंट्स द सेंट्रल सेक्टर स्कीम सिल्क समग्र। सिल्क समग्र में क्या होता है, जो सेरीकल्चर होता है, सेरीकल्चर मतलब कि सिल्क से काम कर, सिल्क का प्रोडक्शन, सेरीकल्चर, इसको प्रमोट करना इस स्कीम का उद्देश्य होता है, इसको प्रमोट करना। और इस स्कीम को कौन इंप्लीमेंट करता है, सेंट्रल सिल्क बोर्ड, जो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब जो एक कानून में आती है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये इसको इंप्लीमेंट करती है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, सेंट्रल सिल्क बोर्ड।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम पेपर करेंसी वाज स्टार्टेड इन इंडिया। इंडिया में पहली बार पेपर करेंसी कब आई है? देखो, सबसे पहले बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम के बाद मेटालिक मनी आ गया, मेटल का मनी आ गया, मेटालिक मनी आ गया। उसके बाद पेपर करेंसी आई है, ठीक है। उसके बाद प्लास्टिक मनी आई है, प्लास्टिक मनी, ठीक है। उसके बाद प्लास्टिक मनी में आपके कार्ड्स आ गए। उसके बाद क्रिप्टो करेंसी आ गई है, ठीक है। आज के दिन क्रिप्टो करेंसी का जमाना चल रहा है। ये कह रहा है पेपर करेंसी सबसे पहले कब स्टार्ट हुआ था? 1861 में हुआ था, ब्रिटिशर्स के टाइम पे। कॉलोनियल रूल चल रहा था भारत में, उस समय हमारा पहला पेपर करेंसी आया है। क्योंकि उससे पहले तो पेपर ही नहीं था। चाइना के अंदर पेपर आता है, प्रिंटिंग आती है, देन पेपर करेंसी भारत में 1861 में आता है। आंसर क्या आ जाएगा? 1861, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए वांट बिकम्स अ डिमांड ओनली व्हेन इट इज बैक्ड बाय द। ये क्या कह रहा है? कोई भी चीज डिमांड कब बनती है? कोई भी चीज डिमांड कब बनती है? मैंने आपको डिमांड की डेफिनेशन बताई थी जब थ्योरी ऑफ डिमांड बताया था। देखो, किसी भी चीज के डिमांड होने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? उसकी यूटिलिटी होना। उससे आपको सेटिस्फैक्शन कितना मिल रहा है, डिग्री ऑफ सेटिस्फैक्शन। अगर किसी चीज की यूटिलिटी नहीं है तो इकोनॉमिक्स कहेगी वो डिमांड नहीं है। तो डिमांड के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। आंसर विल बी डी, यूटिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द टर्म माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स वर कोइन्ड बाय। समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र, जो ये शब्द है, ये किसने कॉइन किए हैं? देखो, जो माइक्रो इकोनॉमी है उसमें इंडिविजुअल लेवल की बात होती है, और मैक्रो का मतलब क्या होता है? लार्ज, बड़ा। मैक्रो का मतलब पूरे भारत देश की बात हो रही है, पूरे दुनिया की बात हो रही है। तो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स को दो सेक्टर में बांटा गया 1993 में। 1993 में इकोनॉमिक्स के दो सेक्टर बनाए, माइक्रो और मैक्रो। दो तरीके के इकोनॉमिक्स के सेक्टर बना दिए। और ये किसने बनाया था? ये जेएम कीन्स, जॉन मेनार्ड कीन्स ने ऐसे बंटवारा किया था। तो ये टर्म जो है, जो कॉइन किया है, ये जेएम कीन्स ने ही किया है, जॉन मेनार्ड कीन्स ने 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ड्यूरिंग पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन, जब इन्फ्लेशन है, जब महंगाई है, तो आप टैक्स रेट को क्या करोगे? क्या करना चाहिए टैक्स रेट के साथ? अब सोच के देखो। महंगाई है, इसका मतलब डिमांड ज्यादा है, तभी महंगाई है। डिमांड नहीं होगी तो महंगाई नहीं होगी। डिमांड ज्यादा है तो महंगाई है। अब डिमांड ज्यादा है तो क्या करेंगे? डिमांड क्यों ज्यादा है? क्योंकि लोगों के पास पैसा ज्यादा है, मनी ज्यादा है, तभी तो डिमांड ज्यादा है। मनी ज्यादा है तभी तो डिमांड ज्यादा है, और तभी महंगाई ज्यादा है, तभी इन्फ्लेशन ज्यादा है, ठीक है। तभी इन्फ्लेशन ज्यादा है, ठीक। अब हमें क्या करना है? इस पैसे को खत्म करना है, इस पैसे को कम करना है, ताकि डिमांड कम हो और इन्फ्लेशन कम हो। पैसा कम कब होगा? जब सरकार आपसे छीन लेगी। सरकार कहेगी ये पैसा हमें दे दो। वो होता है ना कि ठाकुर कहता है कि ये हाथ हमें दे दो। तो ये ऐसे ही ये कह रहा है, मतलब कौन कह रहा था? गब्बर कह रहा था ना ठाकुर को कि ये हाथ हमें दे दो। मैंने देखी नहीं इतनी मूवीज वगैरह, बट फिर भी कुछ याद आ गया तो बता दिया। देखो, सरकार ने कहा कि ये पैसा मुझे दे दो। अब सरकार पैसे कैसे लेगी आप लोगों से? सरकार कहेगी कि भैया टैक्स बढ़ा दिया है हमने, हमने टैक्स इंक्रीज कर दिया है। पैसा नहीं होगा, डिमांड नहीं होगी, महंगाई कम हो जाएगी। तो इन्फ्लेशन के दौरान टैक्स रेट्स को इंक्रीज कर दिया जाता है, सो दैट आप लोगों के हाथ में मनी कम रहे और आप लोग डिमांड कम कर सको और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाए, ठीक है। टैक्स रेट शुड बी डिक्रीज। क्लियर हो गया? टैक्स रेट शुड बी इंक्रीज, टैक्स रेट शुड बी इंक्रीज, टैक्स रेट बढ़ाएंगे, ठीक है। टैक्स रेट शुड बी इंक्रीज, ए ऑप्शन आएगा इसका, टैक्स रेट शुड बी इंक्रीज, ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच इज द बिगेस्ट टैक्स पेइंग सेक्टर इन इंडिया? ये 2010 में पूछा है। बिगेस्ट टैक्स पेइंग सेक्टर तब भी वही था, आज भी वही है। अब तुम ऑप्शंस को देखो। एग्रीकल्चर सेक्टर, हम टैक्स लेते ही नहीं है एग्रीकल्चर सेक्टर से, ना के बराबर आ रहा है। फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग बहुत टैक्स दे रहा है, कॉर्पोरेट टैक्स इंडस्ट्रीज से आ रहा है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट सेक्टर उतना बड़ा नहीं है जितना इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री है तो ट्रांसपोर्ट है। बैंकिंग सेक्टर उतना टैक्स नहीं दे रहे हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा? इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर सबसे ज्यादा टैक्स जो है भारत के अंदर दे रहा है, तब भी और आज भी, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं।
इकोनॉमिक्स इज व्हाट इट ought टू बी। इकोनॉमिक्स क्या होनी चाहिए? देखो, जब भी शब्द आ जाए ना ought टू, यानी कि चाहिए की फीलिंग आ रही है कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको बड़ों की सेवा करनी चाहिए, आपको बड़ों का कहना मानना चाहिए, आपको पढ़ाई करनी चाहिए, यू शुड रिस्पेक्ट योर टीचर्स, मतलब चाहिए, ought टू, शुड, जब भी शब्द आ जाए चाहिए, तो ये नॉर्मेटिव बातें कर रहा है, नॉर्मेटिव बातें कर रहा है, ठीक है, नॉर्मेटिव बातें कर रहा है। चाहे वो पॉलिटिक्स की बात है, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस की बात है, चाहे वो इकोनॉमिक्स की बात है, चाहे आप सोशियोलॉजी पढ़ रहे हो, जहां पे भी शब्द आ गया चाहिए ought टू, मतलब हकीकत से परे चला गया, व्हाट इज से व्हाट शुड पे चला गया, तो इसको हम नॉर्मेटिव कहते हैं। नॉर्मेटिव शब्द यूज हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ कह रहा है इस इकोनॉमिक्स को क्या कहोगे जो व्हाट इज ought टू बी की बात करता है, तो हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं। When there is an official change in the exchange rate of domestic currency, then it is called। ये क्या कह रहा है? कह रहा है जब ऑफिशियल चेंज आएगा, ऑफिशियल चेंज मतलब कि कोई चेंज को अनाउंस कर रहा है, जब कोई चेंज को अनाउंस कर रहा है कि हम अपनी डोमेस्टिक करेंसी को दोबारा से वैल्यू कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? मैंने आपको 4 शब्द बताए थे। एक शब्द बताया था एप्रिसिएशन, इकोनॉमिक्स वाली प्लेलिस्ट में। एक शब्द बताया था डेप्रिसिएशन, एक शब्द बताया था रीवैल्यूएशन, और एक शब्द बताया था डीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन एंड डीवैल्यूएशन। यहां पे मैंने आपको क्या बताया था? रीवैल्यूएशन एंड डीवैल्यूएशन में आरबीआई जानबूझकर करेंसी को स्ट्रॉन्ग या वीक कर रहा है। एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन में मार्केट फोर्सेस का रोल रहता है, ठीक है, मार्केट फोर्सेस का रोल रहता है, यानी कि डिमांड एंड सप्लाई का खेल चलता है, आरबीआई कुछ नहीं करता। तो ये कह रहा है कि जब आप ऑफिशियल चेंज कर रहे हो, मतलब आरबीआई ऑफिशियली किसी करेंसी को, हमारी डोमेस्टिक करेंसी को चेंज कर रहा है, आरबीआई कर रहा है, तो कौन सा शब्द यूज होगा? या तो रीवैल्यूएशन या तो डीवैल्यूएशन। ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सा शब्द है। शब्द है रीवैल्यूएशन, तो आंसर क्या आ जाएगा? सी। क्योंकि एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन में आरबीआई ने कुछ नहीं किया, मार्केट ने किया। डिफ्लेशन तो महंगाई से जुड़ा हुआ है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? सी, यानी कि रीवैल्यूएशन। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इकोनॉमिक प्लानिंग इज एन इसेंशियल फीचर ऑफ। इकोनॉमिक प्लानिंग किसका एक इसेंशियल फीचर है? किसका एक इसेंशियल, किस तरीके की इकोनॉमी का? अब प्लानिंग के अंदर क्या हो रहा है कि हम देश को, लोगों को क्या क्या दे सकते हैं, मतलब वेलफेयर की बातें हो रही है। अब वेलफेयर की बातें इकोनॉमिस्ट, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी तो करेगी नहीं, सोशलिस्ट इकोनॉमी करेगी। तो आंसर देख लेते हैं, आंसर क्या आ जाएगा? सोशलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, आंसर आ गया सोशलिस्ट इकोनॉमी। और फिर हमने इकोनॉमिक प्लानिंग का कंसेप्ट भी तो यूएसएसआर से ही लिया है, जो एक सोशलिस्ट इकोनॉमी थी। इंडिया मेकिंग डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट विद अदर कंट्रीज फॉर द प्रमोशन ऑफ। किसके प्रमोशन के लिए इंडिया DTAA साइन करता है? डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट क्या होता है समझो। अब देखो, जैसे दो देश व्यापार कर रहे हैं, कोई व्यापारी है वो यूएस का है और इंडिया में भी व्यापार कर रहा है, तो वो इंडिया को टैक्स दे या यूएस को टैक्स दे, अब वो व्यापारी क्या है, वो अपना पांव पीछे खींचेगा दोनों जगह टैक्स देने में, जिसकी वजह से वो इंटरनेशनल या क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को नहीं करेगा। वो क्या कहेगा? मैं पागल हूं क्या, मैं दो जगह टैक्स दूंगा, मैं तो एक ही जगह टैक्स देके एक ही जगह काम कर लूंगा। तो भारत ने बहुत सारे देश के साथ पर्सनली, ताकि इंटरनेशनल ट्रेड बूस्ट हो, ताकि क्रॉस बॉर्डर ट्रेड बूस्ट हो, ताकि हमारे यहाँ पे भी विदेशी इन्वेस्टर्स आए, तो भारत ने क्या कर रखा है? डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट अलग अलग देशों के साथ कर रखा है, सभी के साथ नहीं, कुछ देशों के साथ, कि या तो आप हमारे यहाँ पे टैक्स दे देना, और हमारे यहाँ दे दिया तो आप खुद के देश में टैक्स मत देना। डबल टैक्स को अवॉइड करना, ठीक है। आप देश के साथ एग्रीमेंट कर रहे हो कि या तो तुमने ले लिया तो हम नहीं लेंगे, हमने ले लिया तो तुम मत लेना, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं? इससे बायलेटरल ट्रेड जो है वो बूस्ट होगा। इंडिया यूएस, इंडिया ईरान, इंडिया चाइना, इंडिया, अलग अलग देश जो है जिनके साथ भारत डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट कर लेता है, ताकि बायलेटरल ट्रेड, एक दूसरे देश के बीच में जो ट्रेड है वो प्रमोट हो। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? बायलेटरल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए हम ये काम करते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, एफडीआई, एफआईआई, ये सब बात बाद में है, बट भारत करता क्यों है? ताकि बायलेटरल ट्रेड को बूस्ट मिले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ब्रेन ड्रेन हैज बीन कॉज्ड बाय।
पिछले साल भी आया ब्रेन ड्रेन का कॉन्सेप्ट। अब आपको ड्रेन का मतलब पता है, वॉशिंग मशीन में ड्रेन होता है ना, ड्रेन मतलब पानी निकाल देना, ब्रेन निकाल देना। आप अपने पढ़े लिखे बच्चों को मजबूर कर रहे हो कि आप अपना देश छोड़ के विदेशों में नौकरी करने जाओ। ब्रेन ड्रेन हो गया, दूसरे देशों में चला गया हमारे देश का ब्रेन। पढ़ाई यहां से की, विदेशों में चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि यार नौकरियां नहीं है, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है, तब हमारा ब्रेन विदेशों में ड्रेन हो जाता है। तो ब्रेन ड्रेन क्यों हो रहा है? फेलियर टू रिकॉग्नाइज टैलेंट इन द ओरिजिनेटिंग कंट्री, अपने देश में टैलेंट रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा है। द ल्योर ऑफ हाई लिविंग स्टैंडर्ड, हाई लिविंग स्टैंडर्ड की चाह में लोग विदेश जा रहे हैं। लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, यस दिस इज द रियल कॉज। अपने यहाँ पे बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी जब नहीं होगी तो बच्चा कमाने के लिए बाहर तो निकलेगा ही। तो आंसर क्या आएगा? सी, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन इज नोन एज, पॉपुलेशन की स्टडी को क्या कहा जाता है? आपको पता है, डेमोग्राफी कहा जाता है। हाइड्रोलॉजी पानी से संबंधित है, पेट्रोलॉजी पेट्रोल से संबंधित है, क्लाइमेटोलॉजी क्लाइमेट जलवायु से संबंधित है। तो डेमोग्राफी जो है, डेमो का मतलब ही होता है पीपल, डेमोक्रेसी, क्रेसी मतलब रूल बाय, डेमो मतलब पीपल, रूल बाय पीपल। डेमोग्राफी, ग्राफी मतलब टू स्टडी, डेमो मतलब पीपल, टू स्टडी पीपल, पॉपुलेशन। तो डेमोग्राफी जो है ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो सेंसेक्स है वो कितने स्टॉक्स के ऊपर डिपेंड करता है? मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसिटिव इंडेक्स देता है, सेंसेक्स देता है। निफ्टी, सेंसेक्स, ये शब्द सुने हैं ना आपने। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो सेंसेक्स देता है उसमें कितनी कंपनीज होती है? तो उसमें 30 कंपनीज होती है। टॉप मोस्ट 30 कंपनीज के शेयरों की बात करता है। निफ्टी के अंदर 50 स्टॉक्स और इसके अंदर 30 स्टॉक। ठीक है, एक मिनट स्टूडेंट्स, एक मिनट। हाँ जी, क्या क्वेश्चन है अब क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ नॉन इकोनॉमिक गुड। नॉन इकोनॉमिक गुड का मतलब क्या है? जहां पे पैसे का ट्रांजैक्शन नहीं होगा। ये कह रहा है इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो नॉन इकोनॉमिक गुड का एक उदाहरण है? डॉक्टर सर्विस, टीचर सर्विस, मदर सर्विस या बैंकर सर्विस। तो आप लोग जानते हो कि जो डॉक्टर है वो भी पैसे लेगा, टीचर भी पैसे लेगा, बैंकर भी पैसे लेगा अपनी सर्विसेज देने के। लेकिन मम्मी आपसे पैसा लेती है क्या रोटी खिलाने का, चाय पिलाने का, आपको प्यार करने का? मम्मी पैसा लेती हैं क्या? नहीं। मदर सर्विस नॉन इकोनॉमिक गुड है। ठीक है, वहां पे पैसे का ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, फ्लो ऑफ मनी नहीं हो रहा है। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी। ये क्वेश्चन आपको बताना है, ये क्वेश्चन आपको बताना है, आप लोगों के लिए है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। Which one of the following committee is associated with banking sector reform in India? कौन सी कमेटी बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म से जुड़ी हुई है? ठीक है, ये क्वेश्चन है 2012 में पूछा हुआ सीजीएल सेकंड शिफ्ट के अंदर। तो आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करना है। आई होप आप लोग इसका आंसर सही देंगे। ठीक, मैंने आप लोगों को जब बताया था इकोनॉमिक प्लेलिस्ट के अंदर तब मैंने इस सब शब्द का जिक्र भी किया था। तो आई होप आप लोग आंसर देंगे और आप लोग इस सीरीज को एंजॉय कर रहे हैं। अपने फीडबैक जरूर देते रहना हम लोगों को, ताकि हम लोग मोटिवेट हो सके। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, नए साल के क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच।